वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। कल हमने बहुत सारी इस पे जो है बातें भी की, तज्जिया भी किया, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और शहरयार वरैच ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट ही हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने कल स्पोर्ट्स से रिलेटेड तज्जिया दिया। और कल के अगर मैच की बात करें तो जर्मनी का मैच हुआ जी जापान के साथ, और अक्सर ये देखा गया है कि जर्मनी अपने ओपनिंग के जो मैचेस होते हैं उनमें लड़खड़ा जाते हैं। अगर थोड़े से हम फैक्ट्स की बात करें तो 2018 में भी जो मैच हुआ मैक्सिको के अगेंस्ट, उसमें भी जर्मनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और इसी तरह उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल भी फर्स्ट हाफ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि जापान से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जापान ने कल ये मैच जीता। तो शहरयार आपका कल का भी एक बड़ा अपसेट था बिल्कुल। शहरयार आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? जापान जब इस देखिए अपसेट तो है ये बहुत बड़ा, प्लस इनका ग्रुप इस तरह से बना हुआ है कि भी इनके साथ स्पेन और जापान ऑस्ट्रेलिया, तो अब ये ग्रुप बहुत ही ओपन हो गया एकदम से। और जर्मनी के लिए अब मुश्किल होने वाली है क्योंकि आगे स्पेन के साथ इनका अगला मैच है, तो वो स्पेन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जर्मनी का जो है वो जब ये मैच शुरू हुआ है तो पहला जो चांस था, जो सही चांस था, वो जापान के पास था। उन्होंने पहले 10 मिनट में एक गोल किया जो डिसल आउट हो गया ऑफ साइड से, और उसके बाद थ्रू आउट द मैच टिल द 60th मिनट इट वाज ऑल जर्मनी। दे हैड द मोस्ट चांसेस बट दे कुड नॉट कन्वर्ट। उन्होंने चांसेस मिस किए। बीच में जो उनका कीपर है उसने 2 बड़े अच्छे चांसेस मतलब सेव किए हैं जापान ने। फिर इन्होंने जो कोच है, यहाँ पे कोच की बात आती है कि कैसे कोच जो है वो गेम बदल देता है। कोच ने सब्स्टिट्यूट्स किए और फिर अगले 15 मिनट जापान वाज द अटैकिंग साइड, और फिर उसके बाद जो है वो गोल हो गया। बिकॉज जब आप 1-0 की लीड से चल रहे होते हैं ना, जर्मनी ने जो है बीच में एक 33rd मिनट पे उनको पेनल्टी मिली थी, दे स्कोर्ड, और उसके बाद से उनके पे नर्वसनेस आ गई थी बिकॉज इट्स हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। तो जब नर्वसनेस आ जाती है और फिर दूसरी टीम आगे चले, तो फिर दैट इज़ हाउ जापान जो है ना, उसने फिर उसको बड़ा अच्छा काउंटर किया एंड दे स्कोर्ड 2 गोल्स। ये तो रेजिलियंस की बात करें ना, तो जापान ने बड़ी खूबसूरत रेजिलियंस शो की। जिस तरह शहरयार ने कहा कि पूरा मैच उन्होंने 60-70 मिनट तक रादर उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। बट जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना, लास्ट बॉल तक आपको खेलना है, अनप्रेडिक्टेबल आपने लगे रहना है, मैच खत्म नहीं होता। यही चीज़ जापान ने की। दे वर थिंकिंग अबाउट इट कि हमने चांसेस मिल रहे हैं, हमने ग्रैब किए, किसी तरह उनको रोके रखा, चांसेस मिस भी हुए, थोड़ा अनलकी भी रहे। और फिर जब उन्होंने आखिर में जब 10-15 मिनट आए तो आपको पता बॉडी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है। तो जापान ने प्लानिंग की हुई थी कि चलें अभी वी हैव द चांस। फिर उन्होंने लास्ट 15 मिनट के अंदर पूरा थ्रोटल पे जोर लगाया। वो फिर जो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपके जो डगआउट में लड़का होता है वो फ्रेश होता है, और ऐसा कोई की प्लेयर हो जो अटैकर भी हो, तो वो आके फिर गेम चेंजर साबित हुए और 2 गोल करके। ये इसीलिए कहते हैं इसको ब्यूटीफुल गेम कि वो 10 मिनट के अंदर जो पूरा का पूरा मैच उल्टा हो गया। बिल्कुल। ये अब 10 मिनट के अंदर क्रिकेट में भी बड़ी मुश्किल से उल्टा होता है, फुटबॉल में फौरन हो जाता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही। तो क्या समझते हैं कि जर्मनी कहाँ पर लैक कर रहा था? इरफान साहब, आप थोड़ा अगर हमें टेक्निकल इसके पॉइंट्स देखें, जर्मनी उनसे अगर हम देखें रेटिंग वाइज तो रैंकिंग में बहुत ऊपर की टीम है। वो 23-24 पे है, जापान वो 12 या 13 पे आते हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी टीम है। और कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि वो 3 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन भी हो चुके हैं और तमाम टाइटल भी जीत चुके हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त साइड थी। मेरा ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ वो पैनिक करके, जो थोड़े अनलकी होने की वजह से उनके चांसेस जो मिस हुए, वो फ्रस्ट्रेशन एलिमेंट थोड़ा सा उनके प्लेयर, उनके कोच के बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी नजर आ रहा था। नर्वस हो चुके हुए थे कि भाई हम इसको कैसे लीड को रोकें, एंड जापान ने उसी टाइम पे पाउंस किया। दे डिड वेल। और जो सेकंड गोल था वो तो प्रॉब्ली 0 एंगल से उन्होंने बहुत खूबसूरत गोल किया। दैट वाज डाउन टू द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर एंड द शॉट। जिस एंगल्स के आपको 0 एंगल से करना बहुत मुश्किल होता है, कीपर को बीट करना, वो मेरा ख्याल है। मैनुअल नॉयर जो है जर्मनी का जो कीपर है, ही कब से खेल रहा है, वो तो होता है अभी रिटायर होगा बट ही इज स्टिल गोइंग। तो उनका ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड, उसको भी उसने बीट किया, तो दैट वाज वेरी नाइस। बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा, जापानीज ने वैसे हाई प्रेसिंग गेम खेली और एनर्जी लेवल उनका बहुत अच्छा था, और जिस अच्छे मोराल के साथ फिर उन्होंने खेला, तो आई थिंक वो भी कमेंडेबल है। और ये गेम की स्पिरिट जो मेन ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। देखिए, मैं अभी शहरयार से ये बात कर रहा था कि हमने देखा कि जापानीज़ की बात कर लें, कोरियन की बात कर रहे हैं, ये फिजिकली बहुत फिट है। ये आप पूरे 90 मिनट भी देखेंगे, इवन हॉकी के अंदर भी आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो ये किसी लम्हे भी आपको ये नहीं लगेंगे फटीग आ रही है इनकी बॉडी के ऊपर, तो बहुत फिजिकली फिट है। तो वो उसी का उन्होंने एक अपनी फिटनेस की वजह से मेरा ख्याल है वो मैच ले गए।
इसी तरह हम अगर थोड़ा सा स्पेन के मैच की भी बात करें तो जिस तरह उन्होंने कोस्टा रिका को 7-0 से हराया, वो भी एक स्किल भी आपको नज़र आई, फिटनेस लेवल भी नज़र आया और गेम प्लानिंग भी नज़र आई। जो हम बात करते हैं ना इसके अंदर हॉकी या फुटबॉल के अंदर कि आप किस तरह ऑल्टरेशन करते हो, पासिंग किस तरह करते हो, वो एक पूरा ब्लेंड नज़र आया उसके अंदर। तो स्पेन एक ऐसी साइड मुझे नज़र आ रही है। स्पेन की बात कर लेते हैं तो वो एक ऐसा डॉग हॉर्स, या फ्रांस की बात करें, हमने कल देखा फ्रांस भी बहुत खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये दो टीमें तो वैसे ही स्टैंड आउट कर रही हैं कि जो बाकी टीमों से आपको डिफरेंशिएट नजर आ रहा है, इनका डिफरेंस नजर आ रहा है कि बहुत क्वालिटी फुटबॉल खेल रही है। तो स्पेन ने जो इनका मैच हुआ है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया और 7-0 जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर करना कोई मतलब आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आउट प्ले किया, ये स्पेन पोजेशन गेम खेलता है, इनको गेम को, इनकी जो टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ फुटबॉल है इसको कहते हैं टिकी टाका पासिंग गेम। टिक 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 करके कहते हैं भाई हमने पास करते करते गोल करना है, हमने भागना तो है ही नहीं। तो उसी की जो कुछ स्टैट्स हैं वो ये है कि भाई इन्होंने इस मैच के अंदर 82% पोजेशन इनके पास था और 18 उनके पास था, और इन्होंने इतना डोमिनेट किया है कि कोस्टा रिका जो है they could not even make one single shot on goal। उनके 0 शॉट्स हैं पूरे मैच के अंदर। और ये बोला भी जाता है अक्सर कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल कहा जाता है इनका, जो पर्टिकुलरली है जर्मनी का भी कहा जाता है कि ये इस स्टाइल की फुटबॉल खेलते हैं कि इतनी ज़्यादा पासिंग करते हैं कि दूसरी अपोजिशन को वो चांस ही नहीं देते कि वो उनसे बॉल ले सके। और 82 का फिगर आप देखें ना, पोजीशन इतनी देर रखेंगे तो दूसरे ने क्या शॉट ऑन गोल किया। ऐसे ही अभी, लेकिन इन्हीं दो जो रिजल्ट्स है ना, इससे जो अगला मैच है ना बहुत एक्साइटिंग हो गया। जर्मनी वर्सेस स्पेन का संडे को होना है। मैं तो बहुत टाइम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। मेरा कहना है यार अगला जो हर टीम का जो नेक्स्ट मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई टीम हारी हुई है, किसी के लिए लास्ट चांस है इस वर्ल्ड कप में रहने के लिहाज से, तो वो अपना 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे और मोस्ट लाइकली 80% या 90% टीमों का डिसाइड भी हो जाएगा कौन कौन सी टीमें बाहर हो रही हैं। जी। क्रोएशिया और मोरक्को का मैच बराबर हो गया। क्रोएशिया मोरक्को का मैच बराबर हो गया। तो उस अब जो आज जो मैचेस होंगे उस हवाले से पहले बेल्जियम का भी एक मैच था, बेल्जियम ने भी जीता मैच, 1-0 जीत गया, 1-0 जीत गया कनाडा से। बेल्जियम जो है वो सेकंड नंबर की टीम है, फीफा रैंकिंग में सेकंड है, और कनाडा जो है वो आई थिंक 43 पे है, 43 पे है। बट कल का मैच जो है वो एक स्टैट है इनके बड़े, क्योंकि बड़े टेक्निकल हो गए हैं स्टैट्स, तो एक स्टैट निकाला हुआ है एक्सपेक्टेड गोल्स का। जी, एक्सपेक्टेड गोल्स क्या होता है कि जितने चांसेस आपने बनाए हैं, जिस तरीके की आपने ओवरऑल गेम खेली है, जितने पासेस कंप्लीट किए हैं, उससे वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकलती है कि आप आइडियली कितने गोल्स आपके होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो इवन दो कनाडा हारा है और बेल्जियम जीता है जी, जो एक्सपेक्टेड गोल्स हैं वो कनाडा के 3 थे और इनके जो है वो 1 से कम थे। तो कनाडा ने एक्चुअली में आउट प्ले किया है बेल्जियम को, बट उनकी जो फिनिशिंग की जो क्वालिटी है, जो कुछ उनके सुपरस्टार्स हैं बेल्जियम के अंदर, उनकी वजह से वो एक गोल जो है उन्होंने कर लिया है, वरना इट वाज कनाडा। और कनाडा में तो कनाडा का बोला जाता है कि ये वो वाइस साइड है जो अभी 3-4 साल पहले 120 रैंक पे थी, उससे ये शिफ्ट करते हुए, ये फुटबॉल में इजी टास्क नहीं होता कि 3-4 साल के अंदर आप 120 से 43 नंबर पे आए। और ये इसका कहा भी जा रहा था वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले कि अगर आप ये नीचे वाली जो सेकंड या थर्ड ईयर की टीम में से ये वाई टीम है जो अपसेट करके आगे आ सकती है, सुपर 16 की बात करें नेक्स्ट मरले के लिए, तो ये इसकी बात की जा रही थी। तो कल उन्होंने वो क्वालिटी शो भी की अपनी गेम के अंदर, बट थोड़ा सा मेरा ख्याल है समहाउ अनलकी रहे कि वो कन्वर्जन नहीं कर पाए। ऐसे ही है, उनके चांसेस जो हैं, कनाडा के चांसेस वो एक्चुअली में 22 शॉट्स थी वर्सेस बेल्जियम की 9। लेकिन आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि वो कितना ज़्यादा उन्होंने प्रेस किया। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू जो डिफेंडर्स हैं ना बेल्जियम के, उन्होंने डिफेंडिंग बड़ी अच्छी की है एंड दैट इज़ व्हाई दे कुड नॉट कन्वर्ट। तो ये, और उसके अलावा मोरक्को और जो क्रोएशिया का मैच है उसके अंदर भी पहला हाफ जो है वो मोरक्को के साथ था और उनके चांसेस भी काफ़ी थे, लेकिन इन्होंने बीच में जो क्रोएशिया है उनका भी जो कल है ना वो फिनिशिंग फुट उनके पास नहीं था। दे कुड नॉट रियली कन्वर्ट देयर चांसेस। सेकंड हाफ में उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला बट टू नो अवेल। बिल्कुल। हालांकि जमील आज के मैचेस में बात करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आज के मैचेस में क्या होने वाला है। आप दोनों से मैं चाहूँगा कि आज के मैचेस पर जरा तज्जिया करें। आज भी कोई अपसेट होने जा रहा है? मैच है पहला आज स्विट्जरलैंड एंड कैमरून। स्विट्जरलैंड एंड कैमरून। अच्छा, कैमरून की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैमरून इस दफ़ा वर्ल्ड कप में
36 ईयर्स के बाद जो है वो आ रहे हैं। 36 ईयर्स तक 36 इयर्स के बाद दे हैव क्वालिफाइड। और इससे और कैमरून वो एक कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स अफ्रीका की तरफ से जो है वो क्वालिफाई किए हैं। दे हैव बीन अ वेरी गुड टीम सिंस द 1950s, 1940s, 1960s, 70s, और उसके बाद से उनका ऐसा स्लम्प आया है कि वो, लेकिन अब जाके वापस दे कमिंग। तो कैमरून का जो है वो फॉर्म भी उनकी 2 ड्रॉज हैं और 2 लॉसेज हैं जो लास्ट 2 मैचेस हैं, और स्विट्जरलैंड के जो 3 विन्स हैं और 2 लॉसेज हैं। मोर और लेस साथ साथ चल सकता है। इनके कुछ ऐसे 1-2 प्लेयर, स्पेशली स्विट्जरलैंड के अंदर एक जो प्लेयर है इनका स्ट्राइकर एम्बोलो जी, वो कैमरून बॉर्न है लेकिन वो स्विट्जरलैंड के साथ खेल रहा है। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग है। वो ही कुड हैव बीन अ कैमरून प्लेयर। तो लेकिन ये इंटरेस्टिंग मैच होगा इनके अंदर। दूसरा मेरा यूरुग्वे का और साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया की जिस तरह हमने बात की कि इनके प्लेयर भी उसी तरह फिटनेस पूरा 90 मिनट्स, इनके पास स्किल लेवल शायद उतना ज़्यादा ना हो बट फिटनेस पे ये किसी को कम्पीट नहीं करने देते। ऐसे ही है। इसमें इनका जो मेन प्लेयर है वो सॉन है, स्पर्स के साथ खेलता है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर साउथ कोरिया का। लेकिन उसकी फिटनेस के अभी इश्यूज हैं। अगर तो वो खेलता है तो बड़ी अच्छी उनके लिए बात होगी। अगर वो नहीं फिट होता तो फिर आई थिंक यूरुग्वे जो है वो इस मैच को ले जाएगी, बिकॉज यूरुग्वे इज रैंक्ड 14th है। उनमें बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। लुइस सुआरेज है, वेलवर्डे है, रियल मैड्रिड से खेलता है। और यूरुग्वे जो है वो देव ऑलवेज पंच्ड अबव द वेट। उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी वो एक्चुअली में क्या कहते हैं डिजर्व करते हैं। वो इंजन है, वो बस जो है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं नॉर्मली वर्ल्ड कप्स के अंदर। और 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, सो विच इज़ नॉट अ स्मॉल फीट एट ऑल। उसके अलावा जो मैचेस हैं फिर ब्राज़ील और सर्बिया के जी, उससे पहले पुर्तगाल और घाना का है। जी, 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 वो मेरा ख्याल है मोस्ट वांटेड किस्म का मैच है। सब रोनाल्डो को देखने के लिहाज से सारे चाहेंगे। और मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह मेसी ने कहा कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा और मैं चाहूंगा कि मिनी नोट पे जाऊं, रोनाल्डो भी यही चाह रहा होगा। अभी वो कैरियर की डिक्लाइन की तरफ जा रहा है उनका, ओबियसली एंड की तरफ। और ये वो भी चाह रहे होंगे कि अगर वो किसी तरह ये जिता रहे, एक टाइटल एक रह गया उनके कैरियर के अंदर, और वर्ल्ड कप से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं होती। रोनाल्डो का एक बड़ी मज़े की चीज़ अभी ये चल रही है, द काइंड ऑफ हंगर जो उसमें होगी या होनी चाहिए वो आई थिंक हमें नज़र आएगी। उसका जो डोमेस्टिक जो उसकी साइड है ना, जो डोमेस्टिक लीग में मैन यूनाइटेड के साथ आजकल उसके बड़े इश्यूज चल रहे हैं। मैन यूनाइटेड आपको पता है उसका पुराना क्लब है, बड़ी उसके साथ एफिलिएशन थी, बट वो इतनी बदमज़गी हो गई है कि उसने आके बदल चुकी है किसी और चीज़ में। ऐसे ही है, उसने आके मोहब्बत नफरत में बदल गई है। एंड दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि भाई बस ठीक है, पार्ट देयर वेज। सो आई थिंक ही विल बी लुकिंग टू रिडीम हिमसेल्फ, और उसकी वजह से जो है ना वो एक अच्छा मैच वो ट्राई करेगा। पोर्चुगल बहुत अच्छी टीम है, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन घाना जो है जिनसे उनका मैच हो रहा है, दे आर द लोएस्ट रैंक टीम इन जो क्वालिफाई किया। 61st उनका रैंक है। और लेकिन इस टाइम पे इवन दो दे 61st, इस टाइम पे जो बेस्ट अफ्रीकन टीम है वो ये देयर स्टार इज ऑन द राइज। उन्होंने पिछले मैचेस बड़े अच्छे खेले हैं। पिछला टूर्नामेंट भी उनका AFC वाला जो था वो अफ्रीकन वो बड़ा अच्छा गया था। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है अगर ये जो हमारे स्टार्स हैं उनको वो काबू में रख सकते हैं। बिल्कुल। और रात 12 बजे ब्राज़ील का मैच है। अब बिल्कुल ब्राज़ील मेरा ख्याल है तीसरी ऐसी साइड होगी जिसको सब देखना चाहेंगे। जिस तरह हमने स्पेन की बात की, फ्रांस की बात की, और ब्राज़ील रैंक पे नंबर 1 है। और मेरा ख्याल है वो इसी नोट से जाना चाहेंगे। और ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो हम सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप भी ब्राज़ील की होती है कि दुनिया उनको देखना चाहती है, उनके प्लेयर्स को। और 2-3 स्टार प्लेयर है। नेमार की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तो चांसेस ब्राज़ील के हैं कि वो जीतेंगे। और क्वालिटी फुटबॉल जो देखने को मिलती है ये 2-3 साइड का हमें वैसे ही डिफरेंट नज़र आता है। ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की फुटबॉल खेलते हैं। इसमें ब्राज़ील का ये है कि ब्राज़ील अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं फुटबॉल के। सिर्फ एक ही टीम है जो 1930s से जितने वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, दे आर द ओनली टीम दैट दे हैव क्वालिफाइड फॉर एवरी वर्ल्ड कप। और दे हैव वन 5 टाइम एज वेल, वर्ल्ड चैंपियन भी सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो पहले इरफान ने बात की थी कि स्पेन, फ्रांस कि हमें अभी बाकी सारी टीम से ना डिफरेंट तरह की क्वालिटी नजर आई है। तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि ब्राज़ील भी उसी तरह का एक शो पुट ऑन करेगा, सो दैट वी कैन इस राउंड के अंदर भी हमने एंड पे ग्रुप एज का आखिरी मैच है। सो इसके बाद अब ग्रुप ए से फिर से नई शुरू हो जाएंगे। सो हम आई थिंक इस टाइम पे वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सी वो टीम्स हैं विच आर मोस्ट लाइकली के जो अब वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक ब्राज़ील भी उसके अंदर होगा।
ठीक हो गया। बिल्कुल थैंक सही। यू सो मच शेरियार, थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत अच्छा लगा। और हम आपको दावत देते रहेंगे, आप रोज़ आएंगे और आपके हम तज्जियों से भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। लेकिन अभी आप हमारा एक सवाल होता है रोज़ का कि आप जानते हैं, आप उसका भी हिस्सा हैं। बड़े मुश्किल तो सवाल आपने आज आसान है। आज भी बहुत मुश्किल आज सवाल सवाल है। है क्या वैसे? मैं बता दूं फिर सवाल, आप लोग रेडी हैं? आप अच्छा, तीनों ने गेस करने हैं, आप भी। आज लेकिन मेरा आपने इम्तिहान है। कोशिश करनी है कि आपने हिंट नहीं देना, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल सवाल। मैंने हिंट नहीं देना जी, अच्छा ओके। इट्स सिंपल हम guess से बट पूछ अ रहे हैं। बिट ट्रिकी। गेस से मैं पूछ रही अभी मैंने हूँ फिर थोड़ी देर में आपके साथ ही मिल जाती। और इरफान साहब से मैं ये सवाल सवाल पूछ क्या रही हूँ। एक जहाज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर क्रैश हुआ है, उसके सर्वाइवर्स को कहां पर दफनाया जाएगा? जल्दी से आपने बताना है, you have to be quick। साइड पे गिरे हैं। बॉर्डर लाइन तो नहीं है ना, वो किसी एक साइड बॉर्डर पर क्रैश हुआ है वो, तो उसके सर्वाइवर्स को कहां पर दफनाया जाएगा? इस साइड पे गिरे हैं तो नहीं, इधर बस survivors को क्यों दफनाया जाएगा ना, पहले ये पूछें। अच्छे से जब क्रैश हो गया है प्लेन तो उसमें सर्वाइवर कोई होगा ही नहीं। हो भी क्रैश हो सकता गया है ना कई दफा। completely। अभी लेकिन जैसे फिर जो survivor कराची का को क्या हुआ? एक सेकंड नहीं, क्या मतलब survivor एक सेकंड सवाल उल्टा पड़ गया। सवाल उल्टा पड़ गया। क्या मतलब सर्वाइवर नहीं? मुझे कंफ्यूज तो आप कर रहे हैं। आपका सवाल ये है कि Wait. सर्वाइवर को कहा नहीं। जो सर्वाइवर है एक तो मिनट, survive कर गया। एक और मिनट, आप दूसरा मुझे कंफ्यूज तो करने देते, आप मुझे सवाल तो पूछने अच्छा, देते। दूसरी चीज ये है कि सर्वाइवर क्यों नहीं हो बाकी हो जाते सकता? हैं। अभी जो कराची में प्लेन क्रैश हुआ था 2-3 साल पहले, तो कितने सर्वाइवर थे जो उसमें से सर्वाइव कर गए? मेरी बात सुनिए, एक जो प्लेन है पाकिस्तान और इंडिया का, वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर क्रैश हुआ है, उसको सर्वाइवर को कहाँ सर्वाइवर को दफनाने की जरूरत ही क्या है? तो यही हम कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमने यही आपने यही कहा। हम यही कह रहे हैं ना। आप बता देते हैं। आप ये कह रही हैं कि वो नहीं, जब हमारी क्रैश टीम हो में। गया तो सर्वाइवर ही नहीं होगा, आप ये कह अच्छा, रही मुझे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने देते, नहीं, मुझे ठीक थोड़ा है, सही है। उलझाने देते। अच्छा, चले, अच्छा हो गया। जमील वन गो अच्छा। में जवाब बता देते हैं। अच्छा, मैं उनकी side- यार अगेन मैं नहीं, उनकी हम side बॉर्डर्स पे के पीछे सेल करते नहीं, इस दफा ग्रेट वैसे I am so impressed बिकॉज़ मैं बॉर्डर के पीछे टेक्निकलिटीज में घुस गया था। हूं। और इरफान साहब भी कह रहे थे अच्छा बॉर्डर इधर पे हुआ गिरेगा तो बात बॉर्डर हो कितना जाएगी। चौड़ा है। मैं तो ये कि सर्वाइवर तो हो सकता है ना। लेकिन जमील, मैं आपकी भी दाद दूंगी कि आप बहुत इनसे प्यार करते हैं, कि आप फौरन ही बताना चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, फौरन से बता दें। बिल्कुल, ये तो मेन साइड बताना पड़ेगा। चलें जी, बहुत जनाब, शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।